अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। हम फर्स्ट 2 चैप्टर्स कर चुके हैं। वो टोटली थ्योरेटिकल पोर्शन था, उसमें शॉर्ट आंसर्स आपको आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी है और थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट भी है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगी आपको। ठीक है, तो इसको रीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में थ्योरी है ज़्यादा, एंड में जाके कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं आपको साथ साथ करवाती रहूँगी। हमारे चैप्टर का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इंट्रोडक्शन। द रॉ डेटा विच हैव बिन कलेक्टेड आर जनरली वेरी लार्ज इन क्वान्टिटी विद द रिजल्ट that it is very difficult to draw any conclusion from such data until and unless the data are to be condensed and are fit for the further analysis. अच्छा, अब इस इंट्रोडक्शन में ये बताया द रॉ डेटा विच हैव बिन कलेक्टेड, जो वो रॉ डेटा जो हम लोगों ने बहुत मुश्किल से रिसर्च करके लोगों के घर जाके, ठीक है, डिफरेंट प्रोसीजर्स के साथ कलेक्ट किया है, आर जनरली वेरी लार्ज इन क्वान्टिटी। अब वो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में होता है, मतलब इतना ज़्यादा होता है कि उसको अरेंज करना ज़रूरी हो जाता है। विद द रिजल्ट दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन। अब इतना ज़्यादा डेटा हमारे पास पड़ा है, अब उसको सिर्फ एक ओवरव्यू देकर, उसको एक नज़र डाल के हम बता सकते हैं कि उस डेटा के थ्रू हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? नहीं, मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। एंड आर फिट फॉर फर्दर एनालिसिस। अच्छा, अब यहाँ पे बताया कि हम उसके ऊपर फर्दर एनालिसिस भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होता है। फॉर दिस पर्पज़ इट इज़ नेसेसरी टू प्रेजेंट द डेटा इन अ फॉर्म। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उस डेटा को एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करें, विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, जो हमारे लिए समझने में बहुत आसान हो। दिस इज़ कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मतलब हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, हम उसको ऐसे एक क्या कह सकते हैं, हम एक प्रॉपर अरेंजमेंट में अरेंज कर दें उसको, ठीक है, जिससे हम उसे ईज़िली समझ सकते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की 4 टाइप्स हैं। यहाँ पे छोटा सा जो फ्लो चार्ट बना हुआ है उसके अंदर लिखा हुआ है। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, डायग्रामेटिकल, ग्राफिकल। अब इसकी 4 टाइप्स हैं। अब हमारा पहले फोकस होगा क्लासिफिकेशन पे, ठीक है, पहले हम क्लासिफिकेशन को सीखेंगे, फिर टैबुलेशन पे जाएंगे, फिर आगे फर्दर बाकी टाइप्स को करते जाएंगे साथ साथ। सबसे पहले क्लासिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा इनटू रिलेटिवली होमोजेनियस ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस एंड सिमिलरिटी इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अच्छा, अब इसमें ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग अ डेटा, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डेटा को अरेंज करते हैं इनटू रिलेटिवली होमोजेनियस। होमोजेनियस मतलब एक जैसा, होमोजेनियस ग्रुप्स और क्लासेस, एक जैसे ग्रुप्स या क्लासेस के अंदर हम डेटा को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस एंड सिमिलरिटीज़। ठीक है, अब वो जिस तरह उसकी रिजेम्बलेंस होगी, ठीक है, जिस तरह का डेटा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास बच्चों की हाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो मैं उसके हाइट का एक क्या नाम है, एक हाइट का ग्रुप बना लूँगी और उसके अंदर सब बच्चों की हाइट मेंशन कर दूँगी, ठीक है। या फिर मेरे पास उनके मार्क्स का डेटा है, तो मैं उनके मार्क्स का डेटा अरेंज कर दूँगी, ठीक है। तो उनकी सिमिलैरिटी और रिजेम्बलेंस को देखकर मैं डिफरेंट ग्रुपिंग कर लूँगी और उसके अंदर अपना डेटा अरेंज कर लूँगी। इस प्रोसीजर को कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। The best example of classification is the process of sorting letters in a post office. अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने सबसे अच्छी एग्जांपल क्या दी हुई है कि अगर हम पोस्ट ऑफिस में हो तो वहाँ पे हम लोग लेटर्स को सॉर्ट करते हैं, मतलब उनको अलग अलग करके रखते हैं। कैसे? अब फॉर एग्जांपल एक पोस्ट ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा लेटर्स आए हैं, ठीक है, कुछ लाहौर के लिए हैं, कुछ पिंडी के लिए हैं, कुछ कराची के लिए हैं, कुछ इंटरनेशनल हैं, ठीक है। अब अगर हम सारे मिक्स करके रख देंगे तो अच्छा, और जब हमें भेजने होंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी एकदम से सारे ढूंढना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही लेटर आता है और वो बताते हैं कि ये हमने पिंडी भेजना है या फिर कराची भेजना है, तो हम लोगों ने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए होंगे, डिफरेंट ड्रॉर्स रखे होंगे, ठीक है, या फिर जो भी पोस्ट ऑफिस में अरेंजमेंट होती है, ठीक है, उन्होंने हर चीज़ का अलग अलग सेक्शन रखा होता है, ठीक है। अगर कोई रावलपिंडी के लिए लेटर है तो वो वहाँ पर पिंडी वाले सेक्शन में रख देंगे, अगर कराची के लिए तो वो उस सेक्शन में रख देंगे, और अगर बाहर मुल्क से बाहर कोई लेटर जा रहा है
तो उसके लिए वो अलग से इंटरनेशनल जो लेटर्स हैं उस वाली फ़ोल्डर में रख देंगे, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि बाद में ढूंढना आसान हो जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अरेंज ना करके रखा और अचानक से कोई आ जाए और मुझे बोले वो जो पिंडी वाला लेटर है वो हमें चेक करना है या कुछ ऐसे ही, ठीक है, मतलब पिंडी वाला लेटर दे दे, पिंडी वाला लेटर हमने भेजने आगे, और फिर मुझे अचानक से ढूंढने पड़ेंगे तो बहुत टाइम मेरा वेस्ट होगा। अब जब मैंने अगर रखे होंगे पहले से ही अरेंज करके तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। मैं जाऊंगी उस सेक्शन में से जहाँ पे मैंने पिंडी वाले सारे लेटर्स रखे थे, उठाऊंगी और आगे भेज दूंगी, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की इम्पॉर्टेंस होती है कि हमारा काम आसान हो जाता है। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग 4 बेसिस। अब 4 बेसिस पे डिपेंड करता है डेटा, ठीक है, और डिफरेंट तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे है जियोग्राफिकल या स्पेशियल, क्रोनोलॉजिकल, टेम्पोरल, ठीक है, ये 2 टाइप्स हैं। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है, ये हो गई 4 इसकी टाइप्स, ठीक है। अब हम हर एक टाइप को पढ़ते हैं कि हर टाइप के क्या फ़ीचर्स हैं, उनका नाम, ये टाइप्स क्यों गिवन है, ठीक है। सबसे पहले है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। इन जियोग्राफिकल और स्पेशियल क्लासिफिकेशन, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ द जियोग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस आइटम्स in the statistical data like provinces, divisions, districts, city, region, zones, area, etc. अब उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि जियोग्राफिकल, अब जियोग्राफिकल से आपको पता चल जाएगा किसी एरिया की बात हो रही होगी, ठीक है। अब जियोग्राफिकल में उन्होंने बताया हम किसी स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहे हैं, किसी सिटी की या प्रोविंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी रीजन की, किसी डिस्ट्रिक्ट की, तो हम उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे नीचे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन इज़ इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग टेबल। अब टेबल क्या है, सेल्स डेटा ऑफ रूम कूलर्स। जो रूम कूलर्स होते हैं उनकी सेल्स बताई गई हैं कौन से साल के लिए, फॉर 1998, ठीक है। अब यहाँ पे सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं। अब देखो ये उन्होंने ये एक कॉलम बनाया हुआ है, ठीक है, एक टेबल बनाया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ़ सिटीज़, ठीक है, और उस सिटी में कितने कूलर्स बेचे गए हैं, नेक्स्ट कॉलम में वो बताया हुआ है, नंबर ऑफ़ कूलर्स, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पे है लाहौर 15,000, ठीक है, उसके बाद फैसलाबाद 13,000, मुल्तान 11,000, सरगोदा 8,000, रावलपिंडी 6,000, ठीक है। अब इसका मकसद क्या है इसको ऐसे करने का। अब इसमें हमें बताया गया है कि लाहौर में 15,000 कूलर्स बिके थे, मुल्तान में 11,000, सरगोदा में 8,000, ठीक है। अब इसमें सिटीज़ इन्वॉल्व हो गई हैं, मतलब जियोग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि लाहौर में इतनी सेल्स हुई, रावलपिंडी में इतनी सेल्स हुई, सरगोदा में इतनी सेल्स हुई, ठीक है। तो ये एरिया से रिलेटेड आ गया, ठीक है। अगर हम विद इन रावलपिंडी की बात करें और यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे कितने रूम कूलर्स बिक रहे हैं, तो हम डिफरेंट एरियाज़ को, मेन एरियाज़ को अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। जिस तरह बहरिया टाउन आ गया, सेटेलाइट टाउन आ गया, कटारियाँ आ गया, सादकाबाद आ गया, सदर आ गया, ठीक है। ये सारे मेन एरियाज़, इनको हम इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये तो हो गई एरिया वाइज बात ना, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है सीक्वेंस में, ठीक है, जिस सीक्वेंस से काम हो रहा है, मतलब जो काम पहले हुआ है पहले हम उसको लिखेंगे, जो बाद में हुआ है फिर उसको लिखेंगे, जो एंड में हुआ है उसको एंड में लिखेंगे, ठीक है। मतलब एक लाइन में काम चल रहा है, हमने उसी लाइन वाइज उसको करना है। क्रोनोलॉजिकल का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग ये होता है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। This type of statistical data is classified according to the time of its occurrence। जिस वक्त हुआ होगा उसके अकॉर्डिंगली हम उसको नोट करते जाएंगे। Such as years, months, weeks, days, hours, etc। किस साल में हुआ है, महीने में, हफ्ते में, दिन में, घंटे में, ठीक है। उस हिसाब से हमने उस ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। टाइम सीरीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। अब टाइम सीरीज़ को हम क्रोनोलॉजिकल या फिर टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं।
क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज इलस्ट्रेटेड बिलो। अब उसकी एग्जांपल दी गई है यहाँ पे हमें कि हम उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1951 टू 1998। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने हमें दिया हुआ है सेंसस। सेंसस का मतलब होता है मर्दमशुमारी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला कॉलम कौन सा, सेंसस ईयर, कौन से साल में मर्दमशुमारी की गई, वो वाला साल गिवन है। और नेक्स्ट कॉलम में पॉपुलेशन गिवन है कि उस साल में कितनी पॉपुलेशन थी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे गिवन है 1951, ठीक है, जिसमें पॉपुलेशन है कुछ 3 करोड़, ठीक है, 3,37,40,000, ठीक है। फिर 1961 की बात करते हैं, 4,28,80,000, ठीक है। अच्छा, अब हमारा मेन फोकस कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे हम लाइन वाइज चल रहे हैं। हम लोगों ने ये नहीं किया कि 1998 का सबसे पहले लिख दिया, हम लोगों ने सबसे पहले लाइन वाइज हम जा रहे हैं। 1951, 1961, 1971, 1981, 1998, ठीक है। अब क्योंकि हम ऑर्डर में जा रहे हैं, अगर हम इस ऑर्डर को आगे पीछे कर देंगे तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं होगा। अभी ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है क्योंकि ये लाइन वाइज जा रहा है। जब कोई मतलब टाइम के हिसाब से हम रिकॉर्ड करें ना, उसको 1951 में हमने जितना रिकॉर्ड किया था वो लिख दिया, फिर 10 साल बाद फिर से मर्दमशुमारी हुई, उसका रिकॉर्ड आया, हमने वो लिख दिया। हमने उसकी अरेंजमेंट को ख़राब नहीं किया, ठीक है। जिस टाइम पे रिकॉर्ड हुआ उसको उसी टाइम पे नोट किया। ये हो गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। अब इसमें यहाँ तो ईयर्स गिवन है ना, यहाँ पे ईयर्स की बात की गई थी, लेकिन हम इसको मंथ्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वीक्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको एक साल की इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, वो बता रहे हैं कि पहले महीने में अच्छा सैलरी की बात करते हैं, पहले महीने में सैलरी मिलेगी आपको 12,000, अगले महीने मिलेगी 13,000, फिर अगले महीने मिलेगी 14,000। मतलब हर साल आपकी सैलरी हर महीने आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो रही है 1,000 के हिसाब से, ठीक है। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, महीने आ जाएंगे, कौन कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अब ये है इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, जो हमें रटा हुआ है एक तरह से। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं कि मैं पहले लिख दूं फरवरी, फिर लिख दूं जून, फिर लिख दूं जुलाई, फिर लिख दूं दिसंबर, तो इसका ऑर्डर ख़राब हो जाएगा। तो हमने अपना ऑर्डर नहीं ख़राब करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। When the data are classified according to some quality or attributes such as color, religion, literacy, marital status, sex, beauty, intelligence, etc., the classification is called qualitative. This can further be subdivided into 2 types. अच्छा, उन्होंने यहाँ पे ये बात की है, हम जब डेटा को क्लासीफाई करते हैं उसकी क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है, उसकी क्वालिटी या उसके एट्रीब्यूट्स के हिसाब से, ठीक है, मतलब उसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं उसके हिसाब से, उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब उसके अंदर फ़ीचर्स कौन कौन से काउंट हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने दिया है कलर, हम किसी चीज़ के रंग से उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। रिलीजन, लिटरेसी से ही हो सकता है कि कौन, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है। मैरिटल स्टेटस से हो सकता है कि कितने लोग मैरिड हैं, कितने लोग मैरिड नहीं हैं। सेक्स से हो सकता है कि कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं। ब्यूटी, कौन कितना प्यारा है, कौन कितना प्यारा नहीं है। इंटेलिजेंस, ठीक है, कौन कितना समझदार है, कौन नहीं है, ठीक है। इन सब चीज़ों से, इन क्वालिटी से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि इसके आगे 2 टाइप्स हैं, सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल क्लासिफिकेशन। अब इसमें होता क्या है, if the data are classified into 2 classes such as literate and illiterate, or skilled and unskilled, married and unmarried, the classification is termed as simple classification. अच्छा, वो कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन को सिर्फ 2 क्लासेस हों, ठीक है, सिर्फ 2 क्लासेस में हम अपने डेटा को लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन फाइंड करना चाह रहे हैं।
तो हम उसको बोलेंगे सिंपल क्लासिफिकेशन। जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल दिए कि ऐसा हो सकता है कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम लोग दो सेक्शन बना लेंगे, उसमें लिखेंगे लिटरेट एंड इलिटरेट। फिर हम देखना चाहते हैं किन लोगों के पास स्किल्स हैं, किन लोगों के पास नहीं है, तो हम दो सेक्शंस बना लेंगे, दो क्लासेस बनाएंगे, स्किल्ड अनस्किल्ड। फिर हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन मैरिड है, कितने लोग मैरिड हैं, कितने लोग मैरिड नहीं हैं, तो हम उसके भी दो क्लासेस बना लेंगे, मैरिड एंड अनमैरिड। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो डेटा है या पॉपुलेशन है, हम उसकी दो क्लासेस बना के उसको क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएट करें, इन्फॉर्मेशन हासिल करें, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है पॉपुलेशन, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है स्किल्ड या अनस्किल्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट में गिवन है लिटरेट और इलिटरेट, कि पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। अच्छा, ये तो हो गई सिंपल क्लासिफिकेशन की एग्जांपल्स। नेक्स्ट देखते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन अब क्या है? इफ़ द डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोर देन 2 attributes एट अ टाइम, देन इट इज़ टर्म्ड एज मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब उन्होंने बोला हम किसी एक एट्रीब्यूट को काउंट नहीं कर रहे। अच्छा, अब हम ये भी देख रहे हैं कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन पढ़ा लिखा नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं उनमें से कितने मैरिड हैं और कितने अनमैरिड हैं। ठीक है, तो मतलब अभी हम लोग ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं, हम सिर्फ एक एट्रीब्यूट को नहीं देख रहे कि कौन पढ़ा लिखा है या कौन नहीं है, हम उसमें ये भी देख रहे हैं कि जो पढ़े लिखे हैं उसमें से मैरिड कितने हैं और अनमैरिड कितने हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जांपल जो है उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। अब यहाँ पे पॉपुलेशन आ गई। सबसे पहले पॉपुलेशन में हम लोगों ने दो क्लासेस पहले बना ली। सबसे पहले तो मेल्स और फिर फीमेल्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मेल्स में पढ़े लिखे कितने हैं और अनपढ़ कितने हैं। ठीक है, फिर फीमेल्स में भी हमने देखा कि लिटरेट कितनी है और इलिटरेट कितनी है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे दो क्लासेस से ज़्यादा हो गए, एक क्लास ये हमने कर ली, एक क्लास ये कर ली। अच्छा, हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोगों ने फर्दर ये भी फाइंड करना है कि जो पढ़े लिखे हैं उसमें से मैरिड कितने हैं और अनमैरिड कितने हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने इलिटरेट में भी मैरिड भी फाइंड करना है और अनमैरिड भी फाइंड करना है। फिर फीमेल्स वाली साइड पे भी ऐसे आ जाएगा, जो पढ़ी लिखी है उनमें मैरिड कितनी है और अनमैरिड कितनी है, और अनपढ़ जो हैं उनमें भी मैरिड और अनमैरिड कितनी है। ठीक है, तो मतलब इसमें हम लोग एक एट्रीब्यूट नहीं फाइंड कर रहे, हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स फाइंड कर रहे हैं। दिस मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कैन बी शोन इन टैबुलर फॉर्म एज। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने इसको टेबल की फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म मीन्स टेबल बनाकर, अगर हम लोगों ने उसको टेबल बना के शो करना है तो हम ऐसे शो कर सकते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे सेक्स, नेक्स्ट में लिखेंगे लिटरेट और इलिटरेट। ठीक है, और फिर उसके नीचे सेक्स के नीचे तो मेल और फीमेल आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, लिटरेट के नीचे हम लोग लिखेंगे मैरिड एंड अनमैरिड। ठीक है, और इलिटरेट के नीचे भी लिख देंगे मैरिड और अनमैरिड। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे पास आएगी वो हम इस टेबल के अंदर इजीली फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इफ़ द डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स और काउंट्स लाइक एज, हाइट, वेट, इनकम, प्राइस, प्रोडक्शन, सेल्स, प्रॉफिट, टेम्परेचर, एक्सेट्रा, इट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स। अच्छा, अब उन्होंने ये बताया कि अगर हम डेटा को ऐसे क्लासीफाई कर रहे हैं कि उसकी क्वांटिटी देखी जा रही है, उसकी मेजरमेंट्स देखी जा रही हैं। ठीक है, और ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स में लिख सकते हैं, जैसे कि हाइट। ठीक है, हाइट भी हम इजीली नंबरिंग में लिख सकते हैं। वेट, इनकम मीन्स तनख्वाह, प्राइस, प्रोडक्शन, सेल्स, प्रॉफिट। ठीक है, अब ये सारी से वो हैं जो हम नंबरिंग में इजीली लिख सकते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर्स में। ठीक है, अब इन्होंने इसकी एग्जांपल क्या दी हुई है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। अच्छा, एक कॉलम दिया हुआ है, उसमें सबसे पहले लिखा है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ़ फैमिलीज़। ठीक है, अब इस एग्जांपल का मतलब ये है कि हम देखना चाह रहे हैं किस फैमिली में कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया गया कि 5 0 मीन्स जिनका कोई भी बच्चा नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि 5 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनका कोई भी बच्चा नहीं है।
फिर उसके बाद 1 लिखा हुआ है, 1 मीन्स एक बच्चा, ठीक है। अब उन्होंने बताया उनका जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया उससे उन्हें पता चला कि एक फैमिली 10 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास एक बच्चा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आ गया 19 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास 2 बच्चे हैं। ऐसे ही 30 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास 3 बच्चे हैं। तो ऐसे ही पूरा सीक्वेंस जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अब हम लोगों ने सारी बात किस में की, नंबरिंग में, ठीक है। तो ये क्वांटिटी को एक डिस्क्राइब करे कि क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। अच्छा, इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देख लें, हाइट। अच्छा, अब हाइट की बात की गई और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात की है। अब हम फॉर एग्जाम्पल एक क्लास की एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्लास है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली उनकी हाइट पता की गई है। 55 से लेके 59 इंचज़ के दरमियान 5 स्टूडेंट्स की हाइट है, ठीक है। 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 55 से लेके 59 के दरमियान में है। फिर उसके बाद 60 से 64 के दरमियान 15 स्टूडेंट्स की हाइट्स हैं। उसके बाद 65 से 69 तक 37 स्टूडेंट्स की हाइट है, ठीक है। अब ये प्रोसीजर मतलब पूरा इस टेबल में यही डिस्क्राइब किया गया। द फॉलोइंग चार्ट शोज द क्लियर पिक्चर ऑफ द क्लासिफिकेशन स्पेक्ट्रम ऑफ क्वान्टिटेटिव डेटा, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि इन दोनों टेबल्स के अंदर हम लोगों ने क्वान्टिटेटिव क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब कर दिया कि हम लोग नंबर्स में कैसे डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन की बात की और यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की बात की कि उनकी हाइट कितनी हो सकती है, ठीक है। ये था आज का लेक्चर। सिंपल सी बातें थी, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं थी। आई होप समझ आ गया होगा। स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।